हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? डेफिनेटली थोड़ा सा लेट हुआ, आई नो, और उसके लिए सबसे पहले हम आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। बट कोई नहीं, लेट आए हैं लेकिन आप आपको बहुत ही अच्छी चीज़ सिखा के जाएंगे। यस, आई एम योर ऋषभ उपाध्याय फ्रॉम माय फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान से। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम लोगों ने मैग्नेटिज्म का पोर्शन बहुत प्यारे तरीके से केवल आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है, और इसमें हम लोग आज सीखेंगे कि सोलेनोइड से किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाला जाता है। कहीं ना कहीं अभी आपने एक सर्कुलर आर्क से देखा होगा, सर्कुलर पोर्शन से मैग्नेटिक फील्ड देखा होगा, स्ट्रेट पोर्शन से मैग्नेटिक फील्ड देखा होगा। अब उन सभी से हमको नहीं देखना, अब हमको उन्हीं से कंबाइन करके मैग्नेटिक फील्ड को देखना है। जैसे कि एक केस आपका सोलेनोइड में होता है। कहीं ना कहीं आप क्लास 10th में तो ये भी जानते होंगे कि भाई आपका सोलेनोइड होता क्या है। जैसे कि ये आपका एक सिलिंड्रिकल पोर्शन है, वैसे ही एक आपका होता है होलो सिलिंड्रिकल नॉन कंडक्टिंग कोर। जिस होलो सिलिंड्रिकल नॉन कंडक्टिंग कोर पे हम लोग रैप करते हैं अपने कंडक्टिंग वायर को, और जो वायर रैप किया जाता है वो तो टाइटली रैप होता है। अब रीजन इसका क्या है, टाइटली रैप होने का क्या रीजन है? अब कहीं ना कहीं आप क्लास 10th में ये सुने होंगे कि भाई जो कंडक्टिंग वायर है वो टाइटली रैप इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो कैपेसिटी है, जो इसकी वैल्यू है वो हाई करनी रहती है, मतलब कि उसकी अच्छी वैल्यू पाने के लिए। ठीक है, लेकिन इसका एक और भी पहलू है। वो क्या है? देखो, जब तुम इसको टाइटली रैप करते हो ना, तो इसका जो वायर का जो सेगमेंट होता है वो जनरली आपका सर्कुलर हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको लाइटली पैक करोगे, मतलब कि आप इसको टाइटली पैक नहीं कर रहे हो, इसमें हल्का हल्का स्पेस दे रहे हो, तो उसमें जो इसका सेगमेंट है वो आपका हेलिकल टाइप का दिखने लगता है। और ये तो मालूम है कि भी जो हेलिकल का पोर्शन है, उस हेलिकल के पोर्शन से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल नहीं सकते। सर्कुलर पोर्शन से सीखा हुआ है, लेकिन हेलिकल पोर्शन से कहां तुम सीखे? तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए ही हम लोग कह सकते हैं कि इसको टाइटली रैप करते हैं। तो पहली बात तो हम लोग को समझ में आ गई। अब चलिए इसको हम लोग डिराइव करते हैं, क्योंकि आज के डेरिवेशन में हम लोग ये देखेंगे कि एक लॉन्ग सोलेनोइड होगा जिसका रेडियस r होगा, जिसमें करंट फ्लो होगा I, और उसी करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए हमको तो एक पैरामीटर भी चाहिए, मतलब कुछ पैरामीटर चाहिए, जिसमें से एक पैरामीटर है आपका स्मॉल n। स्मॉल n है क्या? स्मॉल n है आपका नंबर ऑफ टर्न्स विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ। ध्यान देना बात को, सोलेनोइड का जो लेंथ है उस लेंथ के रेस्पेक्ट में हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू n की वैल्यू ले रहे हैं। गेट इट? चलो, तो स्मॉल n आपका ये है। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर हमको किसी भी सेगमेंट से निकालनी होती थी, जैसे कि आपने स्ट्रेट वाले से भी निकाला होगा तो एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लिया होगा, सर्कुलर वाले से भी निकाला होगा तो एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लिया होगा, वैसे ही यहां पे भी हम लोग एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेंगे। और एक रफ डायग्राम मैं आपके सामने यहां पे क्रिएट कर रहा हूं, जिसमें हम लोग एक स्ट्रिप ये ले लिया, ये हम लोगों ने ले लिया स्ट्रिप, सर्कुलर पोर्शन में ही होगा वो भी, और इस स्ट्रिप का जो लेंथ है वो मैं सपोज कर ले रहा हूं dx है, और इस स्ट्रिप से एक पार्टिकुलर पॉइंट है P जो कि x डिस्टेंस पे है, जो कि कितने डिस्टेंस पे भाई? x डिस्टेंस पे है, जिस पॉइंट P पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अगर थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा है तो मैं अपने कैमरा को नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है? ये आ गया नीचे। तो अब ये आपका देखो हल्का सा क्लियर हो गया होगा कि आपका ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक का, वो हम लोगों ने x लिया है। अब बायोट-सेवर्ट लॉ को याद कर लो, क्योंकि उन्होंने ही तो इसका डेरिवेशन बताया, मतलब कि उनके बेसिस पे तो हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। तो भाई जब बायोट-सेवर्ट लॉ इस छोटे से सेगमेंट dx के लिए देखेंगे, तो उस छोटे से सेगमेंट dx के लिए हमारा बायोट-सेवर्ट dB की वैल्यू जो आएगी μ0 में 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, और यहां पे होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन dx डॉट i और आपका r स्क्वायर। सर ये कैसे आपने किया? यार आपको तो याद ही है ना कि सर्कुलर पोर्शन से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं तो वो मेरी कितनी होती है, उसी चीज को तो मैंने यहाँ पे यूटिलाइज किया और कुछ नया नहीं किया।
ओके चलो, अब ये जो मैंने यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्न्स इन dx लिया है, ये आपको शायद पता होगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स dx में होगा, टर्न्स इन dx, वो कितना हो जाएगा, टोटल जो आप यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स विद रिस्पेक्ट टू लेंथ लिए हो उसका dx के साथ कंपोनेंट, दैट इज ये आपका हो जाएगा ndx। और इसके बेसिस पे आपकी जो db की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूं तो आप समझ लेना, db की वैल्यू आपकी हो जाएगी म्यू नॉट एन dx i r स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। गेट इट भाई, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि db की वैल्यू अपना इतना हो गया। अब हमें तो निकालना है ओवल और बॉडी से, जब ओवल और बॉडी से निकालना होगा तो इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। चलो इंटीग्रेशन देख लेते हैं भाई। इंटीग्रेशन यूज करने के लिए dv की जो वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी उसको इंटीग्रेट करेंगे विथ अ लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। सर ऐसा क्यों माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे मैग्नेटिक बॉडी लिया गया है, दैट इज सोलेनॉइड लिया गया है, वो कैसा है, लॉन्ग है। जब लॉन्ग है तो लिमिट समझ गए होंगे कि क्यों हम लोगों ने माइनस इनफाइनाइट टू इन्फिनिट लिया। लॉन्ग का सेंस कभी कभी हम इसको इन्फाइनाइटली लॉन्ग भी बोल सकते हैं, क्या बोलते भी हैं, कई डेरिवेशंस में बुक्स में इसको इन्फिनिटली लॉन्ग सोलेनॉइड के बेसिस पे भी बोला जाता है। ठीक है, तो भी ये तो हमारा समझ में आ गया। बहुत गर्मी है, बहुत मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, लेकिन वही मेहनत से आप भी पढ़ो यार। ठीक है, तो ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब dB की वैल्यू हम लोग थोड़ा सा इसमें पुट कर देते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर देते हैं। तो कांस्टेंट टर्म क्या क्या है ये तो आपको इसमें दिख भी रहा होगा कि भी अपना कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने ये अपना एक्सप्रेशन बना लिया, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट dx अपॉन में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। देख लो भाई, कांस्टेंट टर्म है अपना, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट अपॉन में 2 कांस्टेंट है। इस वाले फॉर्मूलाज में देख लो हम लोगों ने क्या क्या कांस्टेंट लिया। ये dx तो अपना कांस्टेंट नहीं है, dx तो अपना चेंज होगा, इसलिए उसको हमने लिमिट के अंदर रखा। अब चलो ये बात तो समझ में आ गई। अब लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले तो इसको सॉल्व कर लेंगे। मैथमेटिक्स वाले कैसे सॉल्व कर लेंगे भाई, x को मान लेंगे 10 में फंक्शन और बना लेंगे ये फॉर्मूला, लिमिट को भी चेंज करके इंटीग्रेशन आराम से सॉल्व कर लेंगे। सर ये क्या बोलती है आप, हमको समझ में तो नहीं आया। देखो मैं बता रहा हूँ, बायो वाले थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू r tan थीटा, ऐसा हम सपोज कर लेंगे। जब आप x इज इक्वल टू r tan थीटा सपोज किए तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे dx की वैल्यू भी तुमको मिल जाएगी और वो मिल जाएगी r sec स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा। तो तुम्हें देखो dx की वैल्यू मिल गई और x की वैल्यू तुमने सपोज कर लिया। अब इसके बेसिस पे लिमिट भी चेंज होगा, क्योंकि अब यहाँ पे तुम्हारा एंगुलर का कॉन्सेप्ट आ रहा है और आपके पास तो शॉर्ट फॉर्म में आपका एक डिस्टेंस है यहाँ पे, तो डिस्टेंस को आपको एंगुलर पोर्शन में बदलना पड़ेगा, लिमिट भी बदलेगा। और जब लिमिट बदलेगा तो क्या हो जाएगा भाई, जब x की वैल्यू है आपकी इनफाइनाइट तो आपकी इसके बेसिस पे जो थीटा की वैल्यू मिलेगी, रख लो इस इक्वेशन में, थीटा की वैल्यू मिलेगी आपकी π/2। और जब आपकी x की वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट तो थीटा की वैल्यू मिलेगी आपको क्या, माइनस π/2। आई थिंक आप वैल्यूज को निकालना जानते ही होंगे, ट्रिग्नोमेट्री तो क्लास 10th में खेले ही होंगे। तो ये हमारा लिमिट हो गया और ये हमारा फंक्शन के बेसिस पे हमारा टर्म हो गया। अब इस चीज को हम लोग अपने यूटिलाइज करेंगे अपने इस एक्सप्रेशन में और इंटीग्रेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूं, आई थिंक लिख ली होगी। चलो अब देखो हम लोग क्या करेंगे भाई, इस चीज को जब हम लोगों ने यहां यूटिलाइज किया तो जो बी नॉट की वैल्यू आई वो अब आपकी क्या हो जाएगी, म्यू नॉट एन, चलो एन यहां लिख देते हैं, आर एन स्क्वायर अपॉन में 2, लिमिट अब हो जाएगी माइनस π/2 से π/2 और आपका जो फंक्शन अंदर बचने वाला है वो क्या हो जाएगा भाई, वैल्यू रखते चले जाओ, r sec स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा एंड होल अपॉन में r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा पावर 3/2। ये चीज हम लोग पा गए। और जब अब ये चीज पा गए तो भाई r स्क्वायर तुम बाहर निकाल सकते हो, ऊपर से ये r से कैंसिल हो सकता है और इसको तुम अगर सॉल्व कर सकते हो तो आराम से तुम सॉल्व करोगे। और नीचे का फंक्शन देखो क्या बन रहा है, मैं तुमको तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, अभी घबराओ मत, मैं तुम्हारे सामने इस चीज को सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तेजी से इसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको देखो हल्का से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग, ध्यान देना। म्यू नॉट एंड आई
अपॉन में 2, ये भाई r तो कैंसिल हो जाएगा। आप समझ रहे हो r कैसे कैंसिल हो, अरे सब बताइए, हमें नहीं समझ में आ रहा r कैंसिल कैसे होगा। देखो -π/2 से π/2, ये जब r यहाँ से कॉमन लोगे, r स्क्वायर कॉमन होगा तो ये r स्क्वायर तो कट जाएगा, लेकिन क्यूब तो बचेगा ना। तो ऊपर तो r है, सेक स्क्वायर थीटा है, d थीटा है, नीचे तुम्हारा r क्यूब बाहर आएगा और 1 + tan स्क्वायर थीटा डॉट नॉट d क्यूब। ओके, तो ये बात देखो, अब यहां से ये और ये कैंसिल हो गया कि नहीं, r हमारा कट गया कि नहीं। चलो जब r आपका कट गया तो आगे बढ़ जाओ फटक से। यही चीज मैं कह रहा था कि थोड़ा सा अपने से कर लो। तो जब आपका r कैंसिल हो गया तो आपका अब b की वैल्यू क्या आने वाली है भाई, μ0 अपॉन में 2 लिमिट -π/2 से π/2। अब देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो तुम क्या बोलते हो, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे पावर 1/2 भी है, तो सेक स्क्वायर थीटा बोलते हो। तो सेक स्क्वायर थीटा का ये देखो हाफ वाला जो टर्म है वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, सेक के पावर 3, ऊपर क्या है भाई, सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, और नीचे क्या आ गया भाई, सेक पावर 3, और ये एक कैंसिल हो गया। और इसको तब तुम हल्का सा सॉल्व करोगे तो क्या मिल गया, μ0 in अपॉन में 2 -π/2 से π/2, और ये आपका सेक ऊपर जब जाएगा तो टर्म किसका बन जाएगा यार, ये तो सेक है ना, तो सेक जब ऊपर जाएगा तो कॉस ही बन जाएगा ना। तो ये आपका हो गया क्या, कॉस थीटा डॉट डी थीटा। अब देखो इंटीग्रेशन आसान हो गया कि नहीं, पूरा इंटीग्रेशन मैथ का टर्म बताया हूं मैं आपको, तो पूरा इंटीग्रेशन आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया। तो भाई बी नेट की वैल्यू हमारे सामने तो ये आ गई। अब इस बी नेट की वैल्यू पे कॉस थीटा जो टर्म हम यहाँ पे देख रहे हैं, उस कॉस थीटा को हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा में बदलता है, और साइन थीटा के बाद हम लोग रखेंगे लिमिट। अब चलो आगे का प्रोसेस तो बहुत आसान है, इधर करके दिखा दे रहा हूं आपको। देखो इसके आगे का प्रोसेस, μ0 ni अपॉन में 2, अंदर आ गया आपका साइन थीटा, लिमिट -π/2 से π/2। गेट इट। अब साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, साइन -π/2 की वैल्यू होती है -1। इट सेंस इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आपका μ0 ni अपॉन में 2 1 -1 ये हो जाएगा। अच्छा अगर नहीं दिख रहा है तो रुको ये चीज अब देखो दिखने लगा, μ0 ni अपॉन में 2 -1 to 1 to -1, ठीक है, लिमिट मैंने रख दिया। अब -1 + 2 हो गया, और जब ये 2 हो गया तो आई थिंक ये पूरा टर्म और इस पूरे टर्म से कैंसिल। जब पूरे टर्म से कैंसिल हो गया तो भैया मेरा बी नेट की वैल्यू क्या मिल गया, बी नेट की वैल्यू मिल गया μ0 ni, केवल और केवल μ0 ni। लेकिन ये जो μ0 ni आया हुआ है, यहाँ देखो ये जो μ0 ni आया हुआ है वो किसके लिए है, ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वाले सोलेनॉइड के लिए है। ये बात हमेशा याद रखना, मतलब उस सोलेनॉइड के लिए है जिसका लेंथ का पोर्शन उसके रेडियस के पोर्शन से कई गुना आपका बड़ा है, ऐसा हम आपका समझ सकते हो, ठीक है। तो लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी नॉट जो होगा, बी नेट जो होगा μ0 ni होगा। इसको हम लोगों ने गॉस से एम्पियर सेवुडल लॉ से प्रूव नहीं किया। आपके शायद सिलेबस में एम्पियर सेवुडल लॉ से होगा, लेकिन हम लोगों ने देखो बायोट सेवर्ट लॉ से प्रूविंग किया है। तो एग्जामिनेशन में कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि प्रूव इट बाय बायोट सेवर्ट लॉ। तो अगर प्रूव इट बाय बायोट सेवर्ट लॉ आया तो बायोट सेवर्ट लॉ से प्रूविंग देख लो आप, इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड के बेसिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो इतना बात तो समझ में आ गया कि भाई लॉन्ग सोलेनॉइड होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बी नेट इज इक्वल टू μ0 ni। तो स्टूडेंट आज के थोड़ा सा वीडियो लेक्चर को छोटा ही रखते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग फाइनाइट लेंथ वाला सोलेनॉइड लेंगे। फाइनाइट लेंथ वाले सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला आपका आता है cos अल्फा माइनस cos बीटा के फॉर्म में, मतलब कि आपका यहाँ पे आएगा μ0 ni cos अल्फा अपॉन में cos बीटा के साथ में अपॉन में भी 2 आएगा। मतलब ये फॉर्मूला तो हम कल ही डिराइव करेंगे, आज हम इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे फाइनाइट लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और बहुत स्पेशल केसेस भी देखेंगे, स्पेशल केस न्यूमेरिकल्स के साथ कल के लेक्चर में, ठीक है। किसके लिए, सोलेनॉइड का जब हम लेंगे फाइनाइट लेंथ, ठीक। ये तो आपका लॉन्ग लेंथ था, अब हम फाइनाइट पे चलेंगे। तो चलो आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो अच्छा लगेगा तो बिल्कुल हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद उसको शेयर करोगे, अपने दोस्तों तक उसको पहुंचाओगे। तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए।
थैंक यू एवरीवन।